GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अंपायर अलीम डार। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलीम डार से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, सब ठीक। आपके सारे फैसले दुरुस्त साबित होते रहे। जब अंपायर बनने का फैसला किया तो क्या उस वक्त ये यकीन था कि इतनी कामयाबियां समेट लेंगे? मौसम भाई, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी। मेरा 24 साल इंटरनेशनल दौर बड़ा ही क्लीन और साफ़ गुजरा और ये सब अल्लाह की और आवाम की मेहरबानी है। और फैसले लाइफ में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो अंपायरिंग का फ़ैसला था ये मैं समझता हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ैसला था मेरा। ख्वाहिश मेरी यही थी मैं क्रिकेटर बनूँ, लेकिन अंपायरिंग की तरफ आ गया और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी इस प्रोफेशन में जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। अंपायरिंग में तो आपके सारे फैसले ही दुरुस्त साबित होते रहे, तो क्या घर के दूसरे फैसले भी दुरुस्त साबित हुए? और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी लाइफ में जितने भी फैसले हैं ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है सही साबित हुए। आपके ज़्यादातर फैसले राइट होते हैं, लेकिन जब आप आउट किसी को करार देते हैं तो उस वक्त लेफ्ट हैंड की फिंगर उठा कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें यही है कि जी शहादत की उंगली है और इसमें इसके इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मैं नहीं चाहता था कोई इससे कोई गलत फ़ैसला हो और मैं हमेशा अपना लेफ़्ट यूज़ किया फिंगर जो है कि जो भी गलत फ़ैसला भी हो, सही भी हो, वो लेफ़्ट से ही हो। अब ज़रा माजी के कैच पकड़ते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? वाला साहब मेरे जी पुलिस में थे, उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह हुई। सरगोदे में पोस्ट रहे, फिर उसके बाद बहावलनगर, चिश्तियाँ, सिहाले, बकर। तो मेरी जो पैदाइश है वो मेरी जंग की थी। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जाए? तालीम जी मैंने जो स्कूलिंग मेरी थी वो टेक्निकल स्कूल चकलाला में थी। उसके बाद मैं गुजरांवाला आया, मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद मैं इस्लामिक सिविल लाइन में आया तो मैंने ग्रेजुएशन वहीं से इस्लामिक सिविल लाइन से की। आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर अंपायर कैसे बना? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल क्रिकेट का शुरू से शौकीन था और मेरी जैसे मैंने बताया वाला साहब ऐसी जगह पे पोस्टेड थे जहाँ क्रिकेट नहीं थी, चिश्तियाँ, बहावलनगर, सिहाले। लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत शौकीन था क्रिकेट का और जब गुजरांवाला आया वहाँ स्कूलिंग मेरी शुरू हुई, वहाँ मैट्रिक मैंने किया, वहाँ से मैंने असल में क्रिकेट शुरू की। तो खान साहब से मैं बड़ा इंस्पायर था जो उनको देख के, और बड़े अच्छे क्रिकेटर थे उस वक्त। तो वहाँ से फिर मेरे भाई ने मेरा शौक़ देखा और मुझे लाहौर लेके आए। वहाँ इस्लामिक सिविल लाइन में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ मेरा प्रॉपर जो क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ मैंने PNT जिम खाना ज्वाइन की, वहाँ से मेरा जो है फर्स्ट क्लास कैरियर भी वहाँ से स्टार्ट हुआ। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में आप बतौर बल्लेबाज और वसीम अकरम बतौर बॉलर सेलेक्ट हुए थे। वसीम अकरम के साथ उस दौर की कुछ यादें शेयर करें, कैसा खेलने का तजर्बा रहा? जी, वसीम अकरम से मेरी अच्छी दोस्ती थी, अभी भी ठीक है। और उसमें ये कि मैं रहता था हॉस्टल में, तो ये मजंग में रहते थे। इनके पास मुझे याद है GTO मोटरसाइकिल होती थी, तो नेट हमारा लगता था 3 बजे कॉलेज में, तो ये 1 बजे मेरे पास आ जाते थे और हम दोनों, उसने बॉलिंग करनी और मैंने बैटिंग करनी, और बहुत शौक था उसको क्रिकेट का। और उस वक्त भी उसकी जो सीमेंट पिच भी थी बड़ी स्विंग होती थी उसमें। हालांकि सीमेंट पिच में बॉलर की इतनी स्विंग नहीं होती, लेकिन उसमें उस वक्त भी बड़ी सलाहियत थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? अपने वालिदैन से अपनी परमिशन ली मुझे लाहौर जाने दें, और ताकि मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मैं क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। जब मैंने देखा, मैंने फर्स्ट क्लास भी खेली, और जब मैंने देखा कि ये मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो मैं फिर ये अंपायरिंग की तरफ आ गया। फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आप 1 साल के अंदर अंदर इंटरनेशनल एम्पायर बन गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जी, मैंने पहले भी इसमें जिक्र किया कि आजकल बहुत मुश्किल है कि, और मैं लकीस्ट तरीन अंपायर हूँ जो विदिन 1 ईयर इंटरनेशनल अंपायर बन गया। आजकल कोई भी बड़े बड़े क्रिकेटर में, जैसे लोग जो कि हमारे नाम है बाबर आजम है या रिजवान, कोई भी इसमें फील्ड में आना चाहे, या इंजमाम साहब है, तो उनको 6-7 साल लगेंगे इंटरनेशनल अंपायर बनने में, और विदिन 1 ईयर शुक्र अल्लाह का मैं जी इंटरनेशनल अंपायर बन गया था। ICC इलीट पैनल का हिस्सा कैसे बना? जो मेरा स्टार्ट था बड़ा ज़बरदस्त था डोमेस्टिक में, और जिसमें मुझे उसमें जनरल तोकीर जिया साहब थे उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने फिर ये है कि उन्होंने कहा जी प्रोफेशन को हम इम्प्रूव करना चाहते थे। खालिद महमूद साहब थे बोर्ड में, रमीज़ राजा थे उसमें, इकबाल कासम साहब थे। तो उन्होंने कहा जी हम इस प्रोफेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी क्रिकेटर्स में
आना चाहें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो हम उनको वेलकम कहेंगे, हम उनको फास्ट ट्रैक पे लेके आएंगे। तो लकीली मैंने वो फिर उसमें अप्लाई किया और जो मेरी लाइफ उसमें चेंज हो गई। और इसमें फिर जनरल तौकीर ज़िया साहब ने कहा मुझे बेस्ट 3 नाम चाहिए जो डजेंट मैटर कि कोई सीनियर अंपायर है कोई जूनियर है, जिनकी अच्छी रिपोर्ट्स हैं वो उनको मुझे उनके नाम बजवाएँ। उसमें टॉप ऑफ लिस्ट मेरा नाम आया, फिर नदीम गौरी का नाम आया, उसके बाद असद रऊफ़ का नाम आया। तो उन्होंने तीनों नाम जो हमारे आईसीसी में बजवा दे, वो हाँ मेरी लाइफ चेंज हो गई। आपको लगातार 24 साल इंटरनेशनल एम्पायरिंग करने का मौका मिला, ये एजाज़ तो किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहुत सारे अवार्ड्स मुझे इसमें मिले। जो लगातार 24 साल जो अंपायरिंग की, इससे पहले डिकी बर्ड का रिकॉर्ड था 23 साल उन्होंने लगातार अंपायरिंग की। तो ये मैं समझता हूँ 24 साल अभी मेरा सिलसिला जारी है। अभी मैं लोकल अंपायर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। आपने लगातार 19 साल आईसीसी के एलीट पैनल से भी आपने अंपायरिंग की है। कामयाबी के इस तसलसल को कैसे आपने बरकरार रखा? बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगा कि 19 साल लगातार एलीट में रहना कोई एशियन अंपायर को ईजी काम नहीं है और वहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि एलीट में जाना तो शायद थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन उसको जो मेंटेन रखना असल में वो बात हो। तो 19 साल मैंने सर्वाइव किया वहाँ, वो अल्लाह का शुक्र डिसीजन मेकिंग की वजह से किया। आईसीसी एलीट पैनल की एम्पायरिंग में और इंटरनेशनल क्रिकेट की एम्पायरिंग में क्या डिफरेंस है? जो इंटरनेशनल अंपायर होते हैं जी, वो क्रिकेट बोर्ड जो है नॉमिनेट करता है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी जो है आसिफ यकूब है, राशिद रियाज है, अफरीदी हैं और मैं हूँ इस वक्त, ठीक है जी। तो उसके बाद जो इसमें अच्छे जो परफॉर्म करते हैं वो जाते हैं एलीट अंपायर्स। आजकल जो 12 एलीट अंपायर्स हैं जो वर्ल्ड को जो टेस्ट मैचेस वगैरह करते हैं, तो हर कंट्री से 3 या 4 अंपायर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल अंपायर होते हैं। जो एलीट होते हैं वो आईसीसी उसको चूज़ करती है, वो इस वक्त 12 अंपायर्स। लोग ये भी अभी कंफ्यूज हैं कि आपने शायद आईसीसी के एलीट पैनल से रिटायरमेंट ली है या इंटरनेशनल एम्पायरिंग से भी रिटायरमेंट ले ली है। कोविड से पहले मैंने जो है ना क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी जी, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और जिससे जो मैं अभी चाहता था ये मैं कोविड से पहले चाह रहा था कि मुझे ना आप इंटरनेशनल पैनल में ले आएँ, क्योंकि मेरी जो है ये है कि मैंने अब फाउंडेशन की तरफ भी जाना है और चीज़ें भी करनी है। तो उन्होंने कहा जी आपको यहाँ हम लेके आएंगे इंटरनेशनल पैनल में, तो हमें यहाँ एक अंपायर निकालना पड़ेगा आपकी वजह से। तो फिर वो फिर मैंने उसको जारी रखा। उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो कोविड के बाद फिर ये कि शुक्र अल्लाह का कि हमारे एहसन रज़ा एलीट में आ गए, तो उनकी जगह खाली होगी। फिर मैंने ये कि किसी का हक नहीं मारा, तो वहाँ आके अब ये मैं इंटरनेशनल अंपायर हूँ और ये है कि लोकल अंपायर्स को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप बतौर इंटरनेशनल अंपायर अभी भी खिदमात सार अंजाम दे रहे हैं? पाकिस्तान में जो टीम आएगी जो भी इंटरनेशनल, वहाँ मैं इंटरनेशनल मैचेस करूँगा, T20 करूँगा, तो ये सिलसिला अभी इंटरनेशनल वाला भी जारी है। आप और साइमन टॉफल दोनों कम उम्र एम्पायर थे और दोनों ने लगातार आईसीसी अवार्ड्स भी हासिल किए। आप दोनों में दोस्ती थी या कोई पेशा वराना रकाबत भी थी? जी, साइमन टॉफल बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त अंपायर थे। जो हमने ट्रेंड चेंज किया मैंने और साइमन टॉफल ने चेंज किया। पहले जो था ट्रेंड अंपायरिंग का, उसमें मोर देन 50 ईयर्स के अंपायर थे, 60 साल के करीब। जो हम यंगस्ट अंपायर थे, हमारी वजह से अब यंग अंपायर आना शुरू हो गए, जो क्रिकेटर वो आना शुरू हो गए हैं। और आप दोनों के दरमियान दोस्ती थी या कोई प्रोफेशनल जेलसी भी थी? प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो काफ़ी इसमें सीरियस है। जैसे मेरी दोस्ती बिली बॉर्डन और असद रऊफ़ के साथ बहुत ज़्यादा थी अंपायरिंग में। आप 2011 के वर्ल्ड कप में आप वाहिद एम्पायर थे जिनका कोई भी फैसला DRS में गलत साबित नहीं हुआ। आपने तो टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी। कुछ अंपायर ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से भाग गए और उन्होंने अंपायरिंग छोड़ दी है, और मैंने हमेशा टेक्नोलॉजी में इंजॉय किया। और मैं वाहिद दुनिया का अंपायर हूँ, मैं समझता हूँ कि जिसने विदाउट टेक्नोलॉजी भी अंपायरिंग की और विद टेक्नोलॉजी भी अंपायरिंग की। तो टेक्नोलॉजी के साथ मुझे इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ मैं फील अपने आप को कि कोई मैच पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपका गलत फैसला हो जाता है। तो मैं समझता हूँ प्रेशर ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर है कि अगर वो उनके पास रिव्यू की चांस है तो उनको परफॉर्म करना पड़ता था। पहले तो क्या वो प्लेयर कहते थे हमें गलत आउट दे दिया, ये हो गया, मैच पे इम्पैक्ट पड़ गया। दूसरे एम्पायर्स क्या समझते हैं कि क्या DRS की वजह से खिलाड़ियों पर प्रेशर आता है या एम्पायर्स को इससे सपोर्ट मिलती है? मैं तो यही कहूँगा जी, अंपायर को सपोर्ट मिलती है। इसमें जो मैं नए अंपायर्स को यही कहना चाहूँगा कि DRS को और अपनी जो गट फीलिंग है जो आप अंपायरिंग करते हैं उसको मिक्स अप ना करें। जब आप टेक्नोलॉजी पे जाके अंपायरिंग करेंगे तो अपनी अंपायरिंग भूल जाएंगे। वही आप अपना इमेज रखें कि जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट है वो आपने देना है बैट्समैन को। बैट्समैन जो है बैटर की एक बॉल की बॉल है, बॉलर के पास चांसेस ज़्यादा हैं, तो जहाँ भी आप डाउट है ना तो आप चांस दें बैटर को। कई बार अपने फैसलों पर
आपको कप्तानों की तरफ से तनकीद का भी सामना करना पड़ा होगा, जारहाना रवैयों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे, किस तरह साबित कदम रहते थे? देखें जी, जब आप अंपायरिंग करेंगे तो आप रिवर्स भी करेंगे, और ये इजी नहीं है जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं ऐसा करके वो इतने लोगों के सामने। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैं एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन से गलती हो सकती है। तो मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र है 24 साल अंपायरिंग को हो गए, अपनी मैं कंसिस्टेंसी को देखता हूँ कि यार कोई गलती होती है तो कोई नहीं, ठीक है यार, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है मोर देन 95% डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। लेकिन मैं इसका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, मोहम्मद अबरार खेल रहे थे वो मैच, उस मैच में तो मैंने कभी उसको देखा नहीं था बॉलिंग करते हुए। तो मेरे उसके मैं चाह रहा था कि एक दिन पहले ना उसको देख लूँ प्रैक्टिस में, लेकिन एक दिन पहले वो प्रैक्टिस पे आया ही नहीं। और मैं दुआ कर रहा था कि मेरी तरफ से बॉलिंग करने ना आए, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं, इसकी वैरायटी कैसी है। तो वो मेरे लिए टफ डे था, वो मेरी तरफ से बॉलिंग करने आ गया और उसके 2 ओवर से मेरे 3 डिसीजन रिवर्स हो गए। तो लोग खासकर पाकिस्तानियों ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, ये अलीम डारी की अंपायरिंग में क्या आ गया। तो वो उसके बाद 4 दिन और पिच मुश्किल हो गई, तो वो 4 दिन में एक भी मेरा डिसीजन गलत नहीं हुआ, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। एम्पायर के लिए ये कितना ज़रूरी होता है कि वो पहले प्लेयर्स को खेलता हुआ देखे फाइनल मैच में जाने से पहले? बिल्कुल जी, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें हम 1 डे बिफोर या 2 दिन पहले, जहाँ हम टेस्ट मैचेस होते हैं 3 दिन पहले जाते हैं, वहाँ हम जाके प्रैक्टिस में उनको देखते हैं, जो नया प्लेयर है बॉलर को देखते हैं, कहाँ उसने बॉलिंग की, कहाँ से बॉलिंग कर रही है, उसका एक्शन कैसा है, कहाँ उसकी पाँव लैंड कर रहा है। बैटर को देखते हैं कहाँ उसकी कितना वो शफल करता है, क्या खेलता है, उसकी हाइट कितनी है, उसके जो नीज हैं, विकेटों के कितने कहाँ आ रहे हैं, वो एलबीडब्ल्यू में आगे हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक दिन पहले देखनी पड़ती हैं। आपने एशेज सीरीज में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग की, उसमें बहुत से वाक़यात भी रूनुमा हुए, कोई ऐसी याद जो आज भी आप भूल ना पाए हो? उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को मैंने नॉट आउट दिया, कॉट भी हैंड, और उसकी रीज़न थी कि वो कीपर गिलक्रिस्ट बिल्कुल ऊपर विकेटों पे खड़े होते हैं, तो उसके ग्लव्स बिल्कुल गेंद के पीछे आ गए जहाँ वो कट मारा था स्टुअर्ट ब्रॉड। तो मुझे उसकी डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई, क्योंकि ग्लव्स उसके बिल्कुल पीछे थे, तो वो उसके ग्लव्स के लग के स्लिप में कैच हो गया कीपर के, वो मुझे डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई। तो स्टीव ब्राउस में 60+ स्कोर कर गया, और वो पूरा मैच जो था उस वक्त हालांकि उनके हक में जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो चेंज हो गया। आप जब क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कुछ लोग जिन्होंने शर्तें लगाई होती हैं उनको भी आपके फैसलों से तकलीफ पहुँचती है। तो ये लोग जो क्रिकेट पे जुआ खेलते हैं, खिलाड़ियों को भी बाज़ लोग ख़रीदते हैं, तो क्या अंपायर को भी अप्रोच करते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरी अल्लाह का शुक्र है 24 साल हो गए हैं, मैंने मैच किया, कभी मैं जब मैच से बाहर आता हूँ लॉबी में नहीं खड़ा होता, अपने कमरे में चला जाता हूँ, और जिसने भी फ़ोन करना होता है अंपायर ने, उनके पास मेरा नंबर होता है। कोई भी कॉल मेरे कमरे में आती है मैं नहीं सुनता, क्योंकि मैं इस वजह से, जितना आप इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस है लोग आपको अप्रोच करें। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे आज तक किसी ने ऐसा अप्रोच किया, और उन लोगों को पता जाता है कि बंदा कैसा है, ऑनेस्ट है। 2023 के वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग के कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने मैच का पांसा पलट दिया, आप उन फैसलों को किस नज़र से देखते हैं? मैं असल में अपनी फाउंडेशन में 2-3 माह इतने बिजी रहा हूँ, मैंने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे नहीं, कुछ हाईलाइट्स देखी, तो मैंने सुनने में यही आया कि काफ़ी टफ जो थे डिसीजन थे अंपायरों के लिए। मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ अंपायरिंग करना ईजी नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर जो 1 डे या T20 वो प्लेयर्स काफ़ी शॉट्स खेलते हैं, रिवर्स स्वीप आ गई हैं और पता नहीं स्विच हिट आ गई हैं, तो उसमें डेफिनेटली जब इस तरह की शॉट्स जब आ जाती हैं तो जो अंपायर की जो कंसंट्रेशन है उसकी मूवमेंट पे चल जाती है बैटर की। जब आप वहाँ से उनकी मूवमेंट देखेंगे तो आपकी बॉल से नज़र हट जाती है, तो जब बॉल से नज़र हटेगी तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो ये है कि बैटर जो भी करे, आपने कंसंट्रेशन अपनी रखनी है बॉल के ऊपर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में जो फैसले हुए उनमें से कोई फैसला ऐसा भी था जिस पे बाद में आईसीसी को प्रेस रिलीज भी जारी करना पड़ी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जो क्रिटिसाइज हुआ वो जो फाइनल हारिस रऊफ की गेंद थी मेरा ख्याल है, और लास्ट मैन था जिस पे अंपायर्स कॉल आ गई। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं आप टेक्निकल तरीके से देखूँ, बड़ी वाइड ऑफ क्रीज उसने बॉल की थी, बैटर ने शफल किया हुआ था, लेकिन उसमें अंपायर्स कॉल लिख के आ गई। तो ये फिर मैं कहूँगा ये टेक्नोलॉजी जो होती है, मैं पहले भी जैसे जिक्र किया, 100% तो नहीं होती, उसने अपने वो ग्राफिक के मुताबिक दिखानी होती है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जो टेक्नोलॉजी का फॉल्ट था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने वही दिखाना होता है जो
जो सिस्टम फीड किया होता। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक फेवरेट टीम थी, लेकिन सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सकी। डेफिनेटली जब आपका टीम वर्क होगा, प्लेयरों का आपस में अच्छा कम्बिनेशन होगा, आप अच्छा होगा खेल, वो आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं फील्ड में। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि अब उसमें टीम वर्क की कमी थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा जो मैंने देखी है कुछ मैचों में, कि हमारा जो मेन स्ट्रेंथ थी हमारी, वो बॉलिंग थी। तो बॉलिंग में हमने बहुत ज़्यादा स्कोर दिया है, तो जिस वजह से मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग में भी असर पड़ा, क्योंकि हमें हमेशा से जो है ना मैच जो जीते हैं बॉलिंग से जीते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को बॉलिंग अच्छी रही है हमारे इस वर्ल्ड कप में। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कैसे आउट क्लास कर दिया? देखें जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और इंडिया बड़ा अच्छा खेल रही थी थ्रू आउट। आपको पता, आप यही क्वेश्चन ये करते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान अफगानिस्तान से कैसे हार गया। तो ये कि वनडे में आप कुछ नहीं, T20 में कुछ नहीं कहा जा सकता, और कोई भी टीम है जो अच्छा खेले वो जीत सकती है, और काफ़ी अपसेट भी हुए आपको पता है इस वर्ल्ड कप में। अपने तवील कैरियर में हासिल किए गए अवार्ड्स और एजाज़ात के बारे में बताया। जी बड़ी साहब, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बॉल्स है ये पूरी हिस्ट्री है। जैसे मेरा गुजरांवाला में मेरे अपने बाई शहर में ये जो पहला मेरा वनडे था 2000 में मैंने किया, ये मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था। उसके बाद सारी आपकी लाइफ मेरे आपके सामने है। और इसके अलावा ये 709 विकेट्स ये मुरली धरन का ने रिकॉर्ड तोड़ा था, शेन वॉर्न का। ये वो बॉल है, उस मैच में मैं खड़ा था। ये लारा ने 400 रन्स किए वर्ल्ड टेस्ट मैचेस में, इस बॉल पे चौका मार के उसने किए 400। तो ये बॉल भी मेरे पास है जी। इसके अलावा बड़े यादगार सारे ये वर्ल्ड कप के फाइनल जो मैंने किए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल किए हैं। इसके अलावा ये 434 चेज हुआ था जी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी मैं खड़ा था जी। और जिस तरह आपने भट्टी साहब ने बात की 2011 की, कोई भी मेरा डिसीजन रिवर्स नहीं हुआ, तो ये फाइनल मैच में मैं खड़ा था, तो ये वो बॉल है। तो ये सारी पूरी बॉलों की हिस्ट्री है माशाल्लाह। और इसके अलावा ये सारे अवार्ड्स हैं। ये जी इंटरनेशनल काउंसिल के मेरे अवार्ड हैं, जो मैंने 100 मैचेस किए, 200 किए, ये सारे अवार्ड्स हैं। ये मेरे वालिदैन हैं जी, जिनकी दुआओं की वजह से मैं जो भी मुझे रिस्पेक्ट मिली। और ये पाकिस्तान के 2 बड़े अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़, अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी नवाजा जी। ये क्या चीज़ है ये फाइनल? ये जी मेरे 500 मैचेस, अभी तो खैर 500 से 25 से भी ज़्यादा हो गए। ये मेरे ऑन फील्ड और टीवी एम्पायर मिला के ये 500 मैचेस हुए थे। ये वाले ये मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ये इससे नवाजा। और इसके अलावा ये सारे वो अवार्ड, ये जो है एशेज़ के अवार्ड हैं, जो मेडल्स सारे पड़े हुए सारे जी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैंने 145 टेस्ट में सबसे ज़्यादा मैचेस जो मैंने किए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के किए हैं, तो ये सारे एशेज़ के अवार्ड हैं। तो ये 2009, 10 और 11 का मेरा अवार्ड जो मैं वर्ल्ड का बेस्ट एम्पायर बना था। उससे पहले भी मेरे काफ़ी चांसेस थे, 2-3 साल पहले भी। तो वाला साहब ने कहा था इस साल मिलना है, इस साल मिलना है, तो बड़ी दुआएं उन्होंने दी। जब मुझे अवार्ड मिला 2009 में, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब फिर मुझे याद है कि मैं कब्रिस्तान से सीधा अपनी वालिद की कब्र पे गया और अवार्ड जो है उनकी कब्र पे रखा, और मैं बहुत ही रोया कि मुझे अल्लाह ने ये इज़्ज़त दे दी है, लेकिन वालिद मेरे साथ नहीं है। और ये कुछ प्लेयर्स से बैट भी लिए हैं कि अपनी गैलरी के लिए। इसमें ये माइकल क्लार्क का बैट है जी। ये हमारे तो वेस्ट इंडीज़ के पुराने क्रिकेटर थे, डेजमंड हेन्स जी। तो ये काफ़ी इसकी मेरा ख्याल जो अब तो मेल्ट हो गई, काफ़ी पुराना बैट था। हाँ। ये हाशिम मावला साहब ने मुझे दिया था। ये मुझे फ्लिंटॉफ ने दिया। और ये बैट सचिन तेंदुलकर ने दिया 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। तो ये मुझे आईसीसी जो मेरा आखिरी मैच था एज एन एलीट अंपायर, ये सवीनियर आईसीसी ने मुझे दिया जी। और ये उसके साथ ही उसी मैच में मुझे बड़ा अच्छा जेस्चर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इकट्ठी हो गई थी और बाबर आजम ने ये शर्ट मुझे प्रेजेंट की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तो ये सारे अवार्ड्स हैं। इसके साथ ये अगर इस तरफ आएँ तो ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच था एलीट अंपायर, जो बांग्लादेश वर्सेस था आयरलैंड का। तो उन्होंने भी बड़ा मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और बड़ा ही अच्छा लगा। वाह। ये ऊपर भी तो एक पूरी गैलरी आपने सजा रखी है। इधर शाहरुख खान है, इधर तेंदुलकर हैं, इधर आपके सारे इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं उनके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये शाहरुख के साथ मेरी तस्वीर है। ये मुझे याद है मैं जब
IPL में था, तो वहाँ स्पेशली ये अपने गार्ड्स के साथ आ रहे थे, तो उनके गार्ड ने 3 पिक्चर ली, कहते उन्होंने तीनों तस्वीरें रिजेक्ट की। उसके बाद ये कर रहे ये पिक्चर ठीक है, तो ये तस्वीर है। उसके साथ पीटरसन है। वैसे मैं प्लेयरों से ज़रा अवेयर रहता हूँ, लेकिन पीटरसन से मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप थी, आपस में काफ़ी मजाक था। तो ये 2011 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद जो फाइनल जीते उसके बाद उनके साथ ये मेरी तस्वीर थी। ये ब्रेन लारा हैं, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके साथ मुरलीधरन है, इनके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। साथ वेवन रिचर्ड्स हैं, ये PSL में इनके साथ पिक्चर हुई थी। तो ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जिनके साथ पिक्चर हैं। ये मेरे अवार्ड्स जो मैंने जीते हैं 2009, 10, 11, ये उनकी तस्वीर है। हाशिम आमला से काफ़ी मेरी बातचीत रहती थी और ये हाशिम आमला है। उसके साथ ही हमारे कुछ लोकल अंपायर्स भी हैं। अजहर जैदी साहब जी, जो PND जिमखाना के रूए रवां, जहाँ मैंने PND जिमखाना ज्वाइन की, फर्स्ट क्लास खेली, तो इनकी भी मेरी लाइफ में बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब ये कि उसकी परफॉर्मेंस में और निखार पैदा होगा। घर के सामने बने पार्क में आए। एक एम्पायर के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत होना कितना ज़रूरी है? फिटनेस आपकी नहीं होगी, आप 6, 7, 8 घंटे ग्राउंड में खड़े नहीं हो सकते। तो मैं इसके लिए बिल्कुल, जो आपको ये ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, और ये साहब पीछे ये ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल खेलता हूँ बच्चों के साथ तकरीबन आधा पौना घंटा, और उसके बाद मेरी एक्सरसाइज भी होती है। पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान जब मैच होता है तो आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या होती है? लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी टीमें हैं और बड़ा प्रेशर वाली गेम होती है, तो बिल्कुल मेरे लिए भी काफ़ी टफ होगा जी पाकिस्तान इंडिया का मैच। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर अंपायरिंग करना होती है, कि ये नहीं कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के हक में फैसले देना शुरू कर दूँ। क्रिकेटर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा ऑनेस्टी के साथ। इन 24 बरसों के तवील कैरियर में इतने ज़्यादा मैचेस में आपने अंपायरिंग की है, जब कैरियर शुरू किया था तो क्या उस वक्त ये तवक्को थी कि इतना लंबा कैरियर होगा, इतने एजाज़ात अपने नाम करेंगे? स्टीव बकनर मेरे रोल मॉडल थे और अभी भी हैं, और उनको देख के मैंने एम्पायरिंग शुरू की, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मुझे अच्छी तरह याद, जब उनके 128 टेस्ट मैचेस थे, उनको जब मैंने क्रॉस किया और मेरी आंखों में आंसू थे, तो यकीनन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्टीव बकनर को क्रॉस करूँगा, डेविड शेफर्ड को करूँगा। बड़े नाम है एम्पायरिंग में। आपने विमेंस मैचेस में भी अंपायरिंग की, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जी ICC को बल्कि रिक्वेस्ट की थी मुझे विमेंस के मैचेस पे ना लगाएं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं वुमेंस के मैच करूँगा। ये वुमेंस के मैचेस में वुमेंस की अंपायर वही अच्छी लगती हैं। ताज़ा सब्जियों के लिए अपने घर के पास ज़राई फार्म भी बना रखा है। ये तो सर आपने लाहौर शहर के अंदर आपने अपने खेत भी आबाद कर रखे हैं। बिल्कुल जी भट्टी साहब, मुझे खेती बाड़ी का बड़ा मैं शौकीन हूँ, और मैं आगे इरादा रखता हूँ कि एक फार्म हाउस बनाया जाए जहाँ हर चीज़ हो, देसी मुर्गियाँ हो, हर किस्म का फल हो, सब्जियाँ हों। तो लेकिन मेरे पास 2 चॉइसेस, जब मैं एलीट से मैं जब स्टेप डाउन हुआ, तो यहाँ तो मैं खेती बाड़ी कर लूँ, या फिर ये है कि मैं ये अपनी फाउंडेशन को टाइम दूँ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती थी। तो मैंने ये घर के बाहर अभी खेती बाड़ी शुरू की है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं अपना फार्म हाउस बनाऊँगा, वहाँ हर चीज़ वहाँ माशाल्लाह होगी इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो खूबसूरती है, ये जो लाल सुर्ख गाल है, उसके पीछे ये घर की सब्जियाँ, ये चीज़ें, ये मुझे पता नहीं जी। ये जो मेरी लालगी इस वक्त मुंह पे आई हुई है, आपका जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उसका प्रेशर है या मेकअप का है या फिर सब्जियाँ, लेकिन ये डेफिनेटली ये जब मैं हमेशा कोशिश होती है कि अपनी ये सब्जियाँ ही खाऊँ, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मुल्क में जितनी इस वक्त महंगाई हो चुकी, तो क्या आप भी इससे मुतासर हुए हैं? बिल्कुल जी, अगर हमारे जैसे मुतासर हुए तो आम लोग का बहुत बुरा हाल है आजकल। मैं समझता हूँ इसमें हमारी इकॉनमी पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो क्योंकि अवाम को यही चाहिए होता है, खाना पीना और ये सस्ता हो। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए। आज जब आप इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे जो हालात देखते हैं और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में कहाँ देखते हैं, या बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से अलहदा हो के आज वो कहाँ पहुँचे हैं,
तो उस वक्त जब आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या देखें जी, इकॉनमी तो हर बंदे के सामने ही है और इंडिया में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आबादी है, हमारे से कई गुना ज़्यादा है। बांग्लादेश में भी हमारे पास ही हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी हमारे से काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन बात फिर यही है कि हम जो सियासत में उलझे हुए हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। देखें, पॉजिटिव सियासत करें और ये नहीं कि हाँ आपने कोई पर्सनल लाइफ को आपने क्रिटिसाइज़ करना है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर करें जो जिसमें मुल्क की बेहतरी हो। इतना ना सियासत में चले जाएं कि आप अपना नुकसान तो कर रहे होते हैं, अपने मुल्क का नुकसान भी हो रहा होता है। अलीम डार फाउंडेशन के लिए रवाना हुए। मजहबी तौर पर आपके अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, ये कैसे हुआ? जी भट्टी साहब, मजहबी तौर पे आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे ये 5 साल हो गए दाढ़ी रखे हुए तो अल्लाह का शुक्र है जी। ये मैं समझता हूँ जो अल्लाह ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मैंने ज़िंदगी में कभी नमाज़ नहीं छोड़ी। ये तो दाढ़ी तो मैंने अब रखी है ना, तो लेकिन ये कि मैं जब 8 साल का था उस वक्त की नमाज़ मैंने शुरू की है। और मैं फजर की नमाज़ शुरू में मेरी ऐसे कज़ा हो जाती थी, लेकिन पढ़ता मैं 5 वक्त था। तो ऐसी आदत बनी कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी एज इस वक्त 55 है। और आप यकीन करें, मेरी जो नमाज़ों की तादाद होगी माशाल्लाह 75 साल से ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज़ पढ़ता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, रोज़ाना मेरी तिलावत होती है और तर्जुमे के साथ मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। और क्योंकि कुरान शरीफ, मैं यही एडवाइस करूँगा कि कुरान शरीफ पढ़ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना असल बात है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अंपायरिंग भी करते हैं, क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं, अपनी फाउंडेशन भी चला रहे हैं और कई किस्म के कारोबार भी कर रहे हैं। इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? इसमें भट्टी साहब देखें, जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है और इसमें जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, वो मेरे दोनों बेटे इसको मैनेज कर रहे हैं। जो अली हैं मेरे माशाल्लाह बड़े बेटे, हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह 10 साल से तरावी भी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे, साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं। जो है कामरान और वो अली जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस वो कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो मेरा बेटा हसन है, वो दुबई में कर रहे हैं। तो मैं किसी चीज़ को मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन्वॉल्व हूँ अब जो है वो मेरी फाउंडेशन, अभी इंशाल्लाह आपको वहाँ लेके जाते हैं। जो फाउंडेशन है मेरी सारी कंसंट्रेशन उसके ऊपर है और बाकी जो रेस्ट ऑफ अंपायरिंग है, मैं जो अंपायरों को जो प्रमोट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर है मेरी। अलीम डार फाउंडेशन की इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया। इस फाउंडेशन को बनाने का ख्याल कैसे आया और ये क्या काम करेगी? ये फाउंडेशन हमारा स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जी, और हमारा साथ फ्री एम्बुलेंस का भी इंशाल्लाह प्रोग्राम है। और फ्यूचर में जो हमारे प्लान है जी, टेक्निकल एजुकेशन, जो बच्चे मैट्रिक पास, FA पास और BA पास हैं और उनके पास जॉब्स नहीं है, तो उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए ताकि अपनी वो फैमिली को संभाल सकें। लेकिन थैलेसीमिया में लाने वाले महमूद भट्ट साहब हैं, इसमें ये 15 साल से ये थैलेसीमिया के बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। तो मुझे 7 साल इन बच्चों के साथ तकरीबन हो गए हैं। और अब ये हमने खुद सेंटर बनाने की किया कि इसको हम सेंटर को बनाएं। तो मेन मकसद हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होगा कि ये जो थैलेसीमिया का मर्ज़ है इसको पाकिस्तान से फ्री करना है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर जाना पड़े, वहाँ जाएंगे और बिल पास कराएंगे कि जिसकी भी कोई शादी होनी है, शादी उस वक्त होगी जब ये टेस्ट कराया जाए, ताकि इस तरह के बच्चे पैदा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी नेकी कमाई है कि आप डॉक्टर साहब को इस शोबे में लेके आए हैं, इस नेक काम में आप लेके आए हैं। खून देने का फ़ायदा क्या है? लोग डरते हैं, हर बंदा खून देना नहीं चाहता। ब्लड देना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंसान के अंदर जो रेड सेल होते हैं वो हर 3 माह बाद उन वेस्ट हो जाते हैं। तो ये वेस्ट करने की बजाय अगर ये अतिया कर दिया जाए तो उसके ज़रिए आप थैलेसीमिया के मासूम बच्चे जो हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप शुरू करने वाले हैं? तो हमारी अब ये लैब की तरफ हम जा रहे हैं, उसका तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये ख़र्चा है।
तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी बिल्कुल जो बंदे इसमें हम हमारे साथ ताउन कर सकें ज़रूर करें, ताकि हम जल्द से जल्द ये अपनी लैब शुरू कर सकें और हमारी ट्रांसफ्यूजन शुरू हो और ये बच्चों की ज़िंदगी में हम इजाफ़ा कर सकें, अल्लाह की मेहरबानी से। भट्टी साहब, ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉल है जहाँ बच्चों को ब्लड लगेगा, और ये हमने बड़ी स्पेशल सीट ली हैं। और इसमें सीट्स की जो ख़ास बात है जी, ये सर्दियों में गर्म भी आप हो सकती है, क्योंकि बच्चों को 7 से 8 घंटे लगना जो ब्लड लगना है। जैसे ये सीट है बिल्कुल एक बेड जैसा बन जाती है, तो ईजी नहीं होता बच्चे के लिए कि 8 घंटे गुजारना। फिर इनका हमने चेहरे का जो है फेस भी टीवी की तरफ रखा हुआ है, ताकि बच्चे वो कार्टून देखें, मुख्तलिफ प्रोग्राम देखें, वो 7-8 घंटे उनके लिए ईजी गुजर जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के रीजनल कोऑर्डिनेटर बराए थैलेसीमिया मुनीब रहमत मिलने के लिए आए। मुनीब साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस सिलसिले में क्या काम कर रही है और अलीम डार फाउंडेशन इस शोबे में क्या काम कर रही है, किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोलैबोरेट कर रही है? इस तरह जी, हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम है पंजाब थैलेसीमिया PTGD, जो पिछले 15 साल से पूरे पंजाब में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। तो इस बीमारी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बीमारी की रोकथाम के लिए काम करना और दूसरा होता है इस बीमारी के इलाज के लिए। इसका जो इलाज है बेसिकली वो तो बोन मैरो ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत महंगा है, 30, 40, 50 लाख का है बोन मैरो ट्रीटमेंट। और फिर उसके ज़ाहिर बात है उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। फिर उसमें दूसरी स्टेज इलाज की जो आ जाती है वो है थैलेसीमिया सेंटर्स। तो इस तरह के थैलेसीमिया सेंटर पूरे पंजाब में बने हैं और इन बच्चों को ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं। अब अलीम डार फाउंडेशन जो है ये एक बहुत अच्छा खुशाइंद इक़दाम है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है थैलेसीमिया सेंटर जो है अपना बना रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को फ्री ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मिलेंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ ये मिलकर अवेयरनेस कर सकते हैं थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए। मतलब हमारे जो स्टाफ है वो जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं यहाँ पे इनके साथ लाइजॉन करते हैं और यहाँ पे जो बच्चे ट्रांसफ्यूजन लगवाने आते हैं उनको फैमिली स्क्रीनिंग के लिए काउंसल किया जाता है कि वो अपनी फैमिली स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि ये एक ख़ानदानी बीमारी है। PIA रोड पर वाक़े अपने बेटे के रेस्टोरेंट सादी दी सज्जी पर आए और खाना खाया। अलीम डार अकेडमी के लिए रवाना हुए। अलीम डार से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। डार साहब, आपने तो यहाँ लाहौर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी बना रखी है। जी, मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी। मैं जैसे कि पहले बताया कि मैं क्रिकेटर बनने आया था, क्रिकेटर नहीं बना, लेकिन मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की जी मुझे ग्राउंड बना के दी जाए। तो उन्होंने फिर कहा जी लाहौर में जगह देखें आप जहाँ आप क्रिकेट एकेडमी बना सकते हैं। तो ये जगह मुझे बड़ी पसंद आई और यहाँ बड़ा उजाड़ था और जड़ी बूटियाँ थीं। तो फिर कमिश्नर साहब का फ़ोन आया जी कि आएँ मुझे बताएं। फिर मैंने उनको बताया यहाँ मैं क्रिकेट एकेडमी बनाना चाहता हूँ। फिर विदिन 1 ईयर उन्होंने मुझे ये ग्राउंड बना के दी। आपकी एकेडमी में बच्चे क्रिकेटर बनने आते हैं या अंपायर? देखें जी, यहाँ मैं अंपायर की ट्रेनिंग भी देता हूँ। जो अच्छे अंपायर अपकमिंग अंपायर यहाँ आते हैं, जो आप कमरे में नहीं बता सकते ना ग्राउंड में बता सकते हैं, तो यहाँ मेरे पास आते हैं। मैं खड़े होकर उनको बताता हूँ, जो टेक्निक्स हैं उनको बताता हूँ। लेकिन डेफिनेटली यहाँ बच्चे जो हैं, मेरे पास 7 to 19 ईयर्स के बच्चे हैं, तो माशाल्लाह आगे जाके वो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। आपकी एकेडमी में खिलाड़ियों को किस किस्म की सहूलियात दी जाती हैं, क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं? इसमें भट्टी साहब मेरा समझता हूँ पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते,
हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनमें टैलेंट होना चाहिए, वरना ये एकेडमी आपको पता भर जाएगी। हम उसको देखते हैं गरीब होना तो जो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अच्छे उसमें टैलेंट होना चाहिए। तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं और हाईली टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको हम जो पैसे भी देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड डेफ बच्चे हैं, तो उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ जी। और वो 6 बच्चे हमारे पाकिस्तान डेफ की तरफ से भी खेलते हैं, वो अभी जा भी रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने। और इसके अलावा हमारी एकेडमी ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट करती है जी। हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स आकर वो भी इनको कोई टिप्स देते हैं? बिल्कुल जी, इसमें काफ़ी क्रिकेटर्स आए हैं। इमरान ताहिर यहाँ आए हुए हैं, अब्दुल रज़ाक आते हैं, अज़हर अली यहाँ आए हैं, राशिद लतीफ़ आए हैं यहाँ। तो अच्छे जो भी क्रिकेटर यहाँ लाहौर में आते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि वो आएँ और बच्चों को बताएं और उन लोगों से सीखें। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कैप्टनसी का रिकॉर्ड था बड़ा अच्छा था, बाकी जितने भी कप्तानों से बेहतर था। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कि उसकी परफॉर्मेंस में और निखार पैदा होगा, क्योंकि कप्तानी के में अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। नए कप्तानों से आपकी क्या तवक्कुआत है? देखें जी, जो भी होता है कप्तान को सबसे पहले अच्छा एक परफॉर्मर होना चाहिए। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप टीम को लेकर चलेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लेयरों को जल्द रखना और एक होकर लड़ाना, ये असल कप्तान का काम है। लेकिन उसमें कप्तान का अपना परफॉर्म देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीम को आगे लेकर अच्छा चलेगा। ग्राउंड में अंपायरिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर का जो बैट्समैन है वो मचल नहीं उठता कि इसकी जगह मैं खेल रहा होता तो कैसा लगता? हैरान होंगे, लीग क्रिकेट मैंने सरे को कबरा लीग थी क्रिकेट अभी है, उसमें मेरा रिकॉर्ड है उस लीग का। उसमें 5 छक्के 1 ओवर में वो रिकॉर्ड था, मैंने 6 छक्के 1 ओवर में मारे। वाह! वो है भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर था। वाह! तो क्या आज भी वही जज्बा, वही ताकत है? मार सकते हैं आज अगर आपको रिक्वेस्ट की जाए कि सर ज़रा खेल के दिखाएं? बिल्कुल जी, अगर आपके कैमरे मेरे छक्के को कैच कर सकते हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगा बैटिंग। अभी मैच भी हो रहा है मेरी एकेडमी का, तो मैं कोशिश करूँगा जी। प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने की, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रूर ना, प्लीज़ आओ जी। हाँ, तो बॉलर हो जाए छक्के खा लो मेरे को। ग्राउंड में बैटिंग के जौहर दिखाए। अलीम डार एकेडमी में मौजूद बच्चों की शर्ट्स और बैट्स पर साइन किए। डार साहब, आज अल्लाह पाक ने आपको बेपनाह नवाजा है, माली लिहाज से भी, इज़्ज़त के लिहाज से भी। इस सब का क्रेडिट किसको देते हैं? जी, मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देता हूँ, अपनी फैमिली को देता हूँ, अपने भाइयों को देता हूँ। और स्पेशली मैं अपने वालिद की ज़रूर बात करूँगा। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे और DSP रिटायर हुए। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि अभी उनकी सर्विस में 4 साल पड़े थे तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जो हमारे भाइयों में जो आज तक प्यार है, ख़ानदान माशाल्लाह उसकी मिसालें देते हैं पूरे ख़ानदान वाले। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे वाला साहब ने एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं रखा। और मुझे याद है मेरे भाई जब कैप्टन थे और हम एक कमरे में 6 भाई और वालिदैन, हमने वो भी टाइम गुजारा है, हमने बड़ा टफ टाइम गुजारा है। लेकिन सारे भाई माशाल्लाह अपनी जगह पे बहुत सेट हैं, लेकिन ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से। घर वापस रवाना हुए। आपने किसी को आउट दिया हो, जाते जाते आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त सी जुगत कर गया हो? मैं गिरा था, मेरे पास से गुजरा तो सर हिलाया, नो जस्टिस। अलीम डार से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी से? ये जी क्वेश्चन पहले आज तक किसी ने नहीं किया और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगा जी। ये मेरी जो वाइफ है, मेरी फूफो की बेटी हैं और मुझे बड़ी शादी की ऑफर हुई जब मैं क्रिकेट खेलने हॉलैंड भी गया, इंग्लैंड भी गया। तो लेकिन मेरी वालदा ने इसको चूज़ कर लिया था जब ये पहले दिन पैदा हुई थी और जड़ा वाले से इनका ताल्लुक है जी। जब मुझे ऑफर आनी शुरू हो गई और इनकी तरफ से इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह ठीक थे, वहाँ के काउंसलर थे वहाँ के, तो कि ये लड़का सेट नहीं है और इनकम टैक्स में क्लर्क है
और घर भी अपना नहीं है। तो मैंने उनको फिर मैसेज भिजवाया कि ठीक है, ये मेरी वालदा की ख्वाहिश थी, शादी यहीं होनी है, देखें अगर लड़के पास जॉब, हालांकि मुझे लाइट बैंक में जॉब मिल गई थी उस वक्त ऑफिसर की, लेकिन मैंने उनको यही था, ये कलर का, मैंने कहा यही जॉब है और घर नहीं है, अगर शादी करनी है तो मुझे बताएं, अगर नहीं फिर मेरे वालिदैन के घर गए जड़ा वाला है, तो अगर करनी है तो बताएं, नहीं तो नहीं है। तो ये वो अभी तो सिर्फ बातचीत के हद तक था, लेकिन उन्होंने कहा जी लड़का जैसा भी है हमें मंजूर है। उसके बाद मैंने बताया जी मैं बैंक ऑफिसर बन गया हूँ। उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद मेरी ये सारी अंपायरिंग की लाइफ और सारा कुछ चेंज हुआ। यानी भाभी हमारी जो है वो आपके लिए खुशबख्ती का बायस बनी। ये मैं समझता हूँ जी, जो मशहूर है वो सही बात है कि जो औलाद होती है वालिद की तरफ से होती है और जो पैसा होता है जो वाइफ की तरफ से होता है। बस मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ साथ कि जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मेरा वर्ल्ड कप 2003 था। जब मैंने गया हूँ वर्ल्ड कप 2003 पे, तो तीन दिन के बाद मेरी 7 माह की बेटी की डेथ हो गई और मुझे मेरी वाइफ ने पूरा 1 महीना नहीं बताया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई, मुझे पता ही नहीं है। और मैं परफॉर्म करता गया, अच्छा अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे जब मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा तो मुझे कुछ सियालकोट का बंदा मिला कि यार आपकी बेटी का सुन के बड़ा अफसोस हुआ, किसी ने कोई खबर दे दी थी। तो मैं एकदम शौक में, क्या खबर थी, एकदम मैं वाइफ को फ़ोन किया कि उन्होंने मतलब फिर रोना शुरू हो गई कि ये हमारी बेटी की 1 महीना पहले डेथ हुई। मैं नेक्स्ट फ़्लाइट फिर वापस आ गया था। क्या ये सिर्फ वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम ही था या इसमें आपकी मर्ज़ी भी शामिल थी? लेकिन जब वालदा को मैंने बता दिया कि इस तरह के मुझे रिश्ते आ रहे हैं, तो वालदा ने कहा नहीं, मैंने ज़बान दी हुई है तो वहीं होगा। माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं, बड़े भाई ब्रिगेडियर हैं, बाकी बिजनेसमैन है, कुछ अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन सब 6 भाइयों ने अपनी वालिदैन की मर्ज़ी से शादी की। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ 6 भाइयों और सबकी वालिदैन की ख्वाहिश से उनकी शादी हुई है। क्या शौक़ से खाते हैं? कोशिश करता हूँ ज़्यादा सब्ज़ी खाई जाए, लेकिन मैं साथ जो मेरी फेवरेट डिश है वो दाल गोश्त। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? जी करता हूँ, सिर्फ अंडा बना लेता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो पाकिस्तान के कौन से खानों को मिस करते हैं? बिल्कुल जी, हम स्पेशली कढ़ाई गोश्त, हमारे अपने रेस्टोरेंट भी हैं और जो टेस्ट पाकिस्तान में जो खासकर लाहौर में वहाँ तो नहीं मिलते। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो बिल्कुल नहीं है, जिस तरह सियासतदानों को गालियाँ पड़ती हैं जी। म्यूज़िक पसंद करते हैं? म्यूज़िक में बड़ा पसंद करता था जी, लेकिन जब से दाढ़ी रखी है अब ज़्यादा नाते सुन लेते हैं। लेकिन मैंने ओल्ड सॉन्ग्स पहले बड़े सुनता था मैं, मोहम्मद रफ़ी के और हमारी नूर जहाँ के बड़े अच्छे सॉन्ग हैं पुराने पंजाबी जो हैं, हमारे जो हैं हबीब अली मोहम्मद के गाने मैं सुनता था जी, ये माशाल्लाह गुलाम अली, तो ये मैं इनको सुनता हूँ। क्रिकेटर्स तो बहुत पैसा कमाते हैं, आपको एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं? पैसे तो खैर नहीं मैं बताऊँगा लेकिन क्रिकेटर से बहुत कम मिलते हैं हमें। और जैसे अब डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा मैंने जितने भी चेयरमैन आए हैं क्रिकेट बोर्ड के, मैं डायरेक्टली उनको रिक्वेस्ट की है डायरेक्टली कि हमारे जो पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो है पाकिस्तान में नहीं आ रहे क्रिकेटर्स। इसकी रीज़न क्या है, बहुत थोड़ी फीसिस हैं। आईसीसी की तरफ से भी आपको मुआवजा मिलता है? जब एलीट में होते हैं तो आपको मिलता है जी, और जब उनकी असाइनमेंट होती है तो उनकी तरफ से मिलता है। कभी कोई ऐसा मैच जिसमें बहुत ज़्यादा बोर हुए हों? जब आप बोर होते हैं तो इसका मतलब आप अपनी जॉब से सिंसियर नहीं है और आपसे डिसीजन भी गलत हो जाएगा। सारा दिन सख्त गर्मी में भी ठंड में भी जब धूप में खड़े रहना पड़ता है या ठंड में खड़े रहना पड़ता है तो कितना आसान होता है या मुश्किल होता है? अंपायरिंग जी मैं हमेशा जहाँ सर्दी हुई है ना वहाँ स्ट्रगल की है, जैसे होबार्ट है और जैसे डुनीडन है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ डरहम है इंग्लैंड का शहर, वहाँ मैं थोड़ी स्ट्रगल करता हूँ सर्दी में। तो लेकिन यह है कि गर्मी में डेफिनेटली मैं एंजॉय करता हूँ। कोई ऐसा मैच जिसमें कोई बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया हो? न्यूजीलैंड का एक मैच था, टेस्ट मैच, उसमें लंच हुआ था और उसमें जब लंच के बाद हम अंदर जाने लगे तो अंदर ऑलरेडी 2 अंपायर हमारे सेम हुलिये में खड़े थे, हमारे जैसे हेड पहने हुए, कोट पहने हुए, उस वक्त कोट चल रहे थे। तो हमें गार्ड ने रोक लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो अंदर, तो असल अंपायर तो वो है। तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड वाले आए, उन्होंने कहा ये असल अंपायर वो है, वो जाली अंपायर है। तो फिर उनको ले आया, उनसे हमने हाथ मिलाया कि बड़ा अच्छा हमें लगा। किन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती है? अब्दुल रज़ाक में ऐसा है कि वो उसको मैंने बैटिंग ही मैंने सिखाई और मैं उसका कप्तान भी था। इमरान नज़ीर मेरे अंडर खेला हुआ, काफ़ी क्रिकेटर जो मेरे अंडर खेले हुए हैं। तो दोस्ती मेरे किसी से नहीं है, लेकिन यह है कि रज़ाक चूँकि बड़ा डाउन टू अर्थ है तो रज़ाक से मेरी बातचीत रहती है। पाकिस्तान के अलावा
दूसरे ममालिक के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे कोई ताल्लुक़ बना हो? हाशिम आमला थे, बड़े ही माशाल्लाह मैं समझता हूँ नफीस इंसान थे और क्रिकेटर वो अच्छे थे माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे एडवाइस भी की है ये दाढ़ी रखने की, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं रिटायर होऊंगा फिर दाढ़ी रखूँगा। तो उसने कहा कि यार देखें यही टाइम है, आप यू आर द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम, तो जब आप फील्ड में हों ऐसे लगे कि हाँ कोई मुसलमान खड़ा है। इंडियन प्लेयर्स का मैच के दौरान कैसा रवैया होता है? जडेजा हो गया, विराट कोहली हो गया, मेरे से पंजाबी में बात करते हैं, पाजी पाजी का करके मेरे से बात करते हैं और कभी भी सर नहीं कहा उन्होंने, पाजी हमेशा मुझे कहना। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन प्लेयर्स। मैच के दौरान कौन से मुल्क के ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो? तो ऑस्ट्रेलियन को मैंने देखा काफ़ी, वो उनको हार बर्दाश्त नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को आउट दिया हो और वो जाते जाते आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त सी जुगत कर गया हो? शेन बॉर्न था एक दफ़ा, मुझे याद है कि हाँ वो पहले बॉल करने से पहले बता देता था कि हाँ ये मैं गूगली करने लगा हूँ, ये मैं स्लिपर करने लगा हूँ, ये मेरी ब्रेक है। वो थोड़ा सा ट्रैप करता था अंपायर्स को। तो मुझे याद है कि एक मैंने आउट नहीं दिया उसकी गेंद पे, सो टेक्नोलॉजी है नहीं थी, पता नहीं आउट है था नहीं था, मैं गिरा था। तो वो जब मेरे पास से गुजरा तो सर हिलाया, नो जस्टिस कि ये इंसाफ नहीं है। एम्पायर ना होते तो क्या होता? मैं एम्पायर ना होता जी तो मैं अमेरिका में होता और वहाँ मेरे असल में मैं यहाँ से मुल्क से भाग भी गया था। मुझे याद है 2002 में उसको मेरे कुछ इंटरनेशनल मैचेस थे और मेरा एक वहाँ दोस्त था, तो वो उसने कहा जी यार यहाँ तुम्हें एक मैच का 10,000 रुपये मिलता है इंटरनेशनल मैच का, और ये टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, मेरे पास आओ 1,80,000 उस वक्त पाकिस्तानी का मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास लेमोजिन्स जो गाड़ियों का बिज़नेस है, मेरे पास सदर जो क्लिंटन है वो भी मेरा जो है वो भी मेरा क्लाइंट है। कोई ऐसा मैच जिसमें अंपायरिंग के दौरान बहुत दबाव महसूस किया हो? जब भी मैं पाकिस्तान का बांग्लादेश का भी मैच कर रहा हूँ या पाकिस्तान अफगानिस्तान का कर रहा हूँ, मुझे मेरे ज़्यादा प्रेशर है कि कोई फैसला पाकिस्तान के हक में ना चला जाए, कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चला जाए। वो काफ़ी प्रेशर होता है लोकल अंपायर के ऊपर। पाकिस्तान में अंपायरिंग का मुस्तकबिल कितना रोशन है? हमारे अंपायर एलीट में कर रहे हैं, एहसन रज़ा माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आसिफ यकूब हैं, फिर राशिद रियाज हैं, अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने कुछ लोकल अंपायर्स के साथ भी अंपायरिंग की है, वो भी अच्छा, उसमें 2 क्रिकेटर्स भी हैं। ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? मुश्किल लम्हा जी वही था जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैं वर्ल्ड कप पे था तो बेटी की डेथ हो गई, फिर वो वालिद साहब की डेथ हो गई, और अच्छा मौका वही था जब मुझे याद है कि क्रिकेट बोर्ड से साकिब इरफान साहब की कॉल आई कि जी आपका नाम इंटरनेशनल पैनल में चला गया। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। ऑनेस्टी। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला आपने देना है। वसीम अकरम ग्रेट क्रिकेटर जी। शाहिद अफरीदी वेरी गुड ऑलराउंडर। एहसन रज़ा गुड अंपायर। साइमन टॉफन वेरी प्रोफेशनल अंपायर। बिली बॉर्डन वेरी फ्रेंडली एंड गुड अंपायर। इंजमामुल हक वेरी हम्बल एंड वेरी गुड क्रिकेटर। वकार यूनुस वेरी गुड बॉलर। बाबर आजम एक्सीलेंट बैट्समैन आई हैव सीन इन माय लाइफ जी। मिसबाउल हक वेरी गुड कैप्टन एंड गुड बैट्समैन। शुएब मलिक गुड मैन और गुड क्रिकेटर। असद रऊफ ही वाज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और वेरी गुड फ्रेंड। शुएब अख्तर ही वाज वेरी फास्ट। सरफराज अहमद वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन। यूनुस खान वेरी गुड बैट्समैन। मोइन खान वेरी गुड विकेट कीपर एंड बैट्समैन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।